हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ एक बेहद ही अजीब और डरावनी घटना। एक ऐसी घटना जिसे सुन के आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। मेरा नाम शिवम है और मैं झारखंड से हूँ। ये जो मैं घटना आपको बता रहा हूँ ये तब की है जब मैं तकरीबन 14 या 15 साल का था। उस समय मैं और मेरे मम्मी पापा एक ही रूम में सोया करते थे। मम्मी पापा का बेड रूम के बीच में था और मेरा बेड साइड में, जिसके पास में ही एक विंडो भी थी। आपको घटना बताने से पहले मैं एक बात बता दूं कि मेरे पापा जब भी रात में उठते थे तो वो एक बार मुझे ज़रूर देखते थे कि मैंने कंबल ठीक से ओढ़ रखा है या फिर नहीं, और अगर नहीं ओढ़ा करता था तो वो मेरा कंबल ठीक से मुझे उड़ाकर फिर सोते थे। कई बार तापमान के हिसाब से ही वो खिड़की को भी खोलते या बंद कर देते थे। ये उनकी आदत थी। उनकी एक और आदत थी, रात के समय खर्राटे मारना। ये मैंने आपको क्यों बताया ये अभी आपको पता चलेगा। मेरे ख्याल से वो दिसंबर का महीना था। रातें बहुत ज़्यादा सर्द होती थी। मैं अपनी रज़ाई ओढ़कर आराम से सो रहा था। मेरी भी एक आदत थी कि रात में जब मैं 3-4 घंटे सो जाता था तो मेरी आदत थी कि मैं एक ना एक बार जरूर उठूंगा, या तो करवट बदलने के लिए या फिर किसी भी काम से, लेकिन एक ना एक बार रात में मेरी आंख जरूर खुलती थी। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन जैसे ही जब मैं उठा तो मेरा मुंह दीवार की तरफ था। अभी मेरे मुंह पर रजाई ढकी ही हुई थी और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं करवट बदल लूं। और मैं जैसे ही दूसरी तरफ मुंह घुमाया तो रजाई थोड़ी सी नीचे की ओर खिसक गई। तो मैंने सोचा एक बार रजाई को पूरा हटा के ठीक से ओढ़ के तब सोता हूँ। और फिर जैसे ही मैंने अपने मुंह पर से रजाई हटाई तो जो मैंने देखा वो देखकर मेरा खून जम गया। मैंने देखा कि मेरे बेड के जस्ट बराबर में एक काला सा साया खड़ा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि हम अपने बेडरूम की लाइट्स ऑफ करके ही सोया करते थे। बस एक 0 वाट वाला बल्ब था जिसकी रोशनी बहुत ही ज़्यादा कम थी, इसीलिए बस मुझे एक साया ही वहाँ पे दिख रहा था। इसीलिए मैं ये साफ से नहीं देख पा रहा था कि आखिर वहाँ पे खड़ा कौन था। जब मैंने थोड़ा ध्यान से देखा तो मैंने नोटिस किया कि वो जो भी था वो बिल्कुल फ्रीज होके खड़ा था। उसका एक हाथ खिड़की की तरफ जा रहा था और हवा में ही मानो एक जगह पर रुक गया था। सिर्फ हाथ ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा वो एकदम रुकी पोजीशन में खड़ा हुआ था। और अजीब बात ये थी कि उसके शरीर को छोड़कर उसके कपड़े बहुत चमक रहे थे। मेरे ख्याल से उसने गोल्डन या फिर पीले रंग की पैंट पहनी हुई थी, जिसके ऊपर एक हल्के नीले रंग की शर्ट भी थी। और पता नहीं क्यों उसके वो कपड़े काफी धुंधले धुंधले से चमक रहे थे। जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरे दिमाग में सबसे पहली चीज जो आई वो थी कि ये मेरे पापा खड़े हुए हैं, जो कि शायद खिड़की खोल या बंद कर रहे हों, लेकिन मुझे उनका चेहरा नहीं दिख पा रहा था। मेरे दिमाग में ये सब सवाल चल ही रहे थे कि मेरे दिमाग में एक और ख्याल आया। मेरे पापा रात के समय कभी भी पैंट और शर्ट नहीं पहनते हैं, चाहे मौसम सर्दी का हो या फिर गर्मी का। वो हमेशा शॉर्ट्स और टी शर्ट में ही सोते हैं। इसीलिए मैं अच्छा खासा कंफ्यूज हो गया था। तब तक मुझे हल्का डर तो लग ही रहा था, लेकिन फिर भी मैं बेड पे से अपनी गर्दन थोड़ी ऊपर की ओर उठाया ताकि मैं उनका चेहरा ठीक से देख सकूं। लेकिन तब जाके मेरे दिमाग में आया कि जब से मैंने उन्हें देखना स्टार्ट किया है तब से वो जरा सा भी नहीं हिले हैं। बस मैं भी ये सोच ही रहा था कि अचानक से उनका हाथ खिड़की की तरफ गया और वो खिड़की पर हाथ लगाकर वहीं पर खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था मानो उसे पता ही ना हो कि मैं वहां पर उसे देख रहा हूँ। मुझे अब भी पता नहीं क्यों लग रहा था कि वो मेरे पापा ही हैं। इसीलिए मैंने रजाई ओढ़कर सोने के बजाय अपना हाथ आगे बढ़ाया और मैंने उन्हें धीरे से आवाज दी, पापा। लेकिन वो जरा सा भी नहीं हिला, ना ही उसने कोई जवाब दिया। मैंने अपनी गर्दन थोड़ी और पास की और धीरे से फिर से आवाज दी, पापा। लेकिन तब भी उसने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। इस बार मैंने अपने हाथ से उन्हें बुलाने की कोशिश की। मैंने अपना हाथ उनकी बाजुओं के पास लेके गया और उन्हें छूकर बुलाने की कोशिश की, लेकिन तब जो हुआ उसे महसूस करके मेरी हालत ही खराब हो गई।
मैंने देखा कि मेरा हाथ उनकी बाजुओं के आर पार चला गया और सच में मैं आपको बता भी नहीं सकता कि मैंने कैसा फील किया। मानो एक सेकंड में मेरे पूरे बदन में बिजली दौड़ गई हो। दिमाग एकदम से सुन्न सा हो गया। मेरी हालत वैसे ही बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, लेकिन पता नहीं कैसे जो चेहरा मुझे उसका अब तक दिख नहीं रहा था वो अचानक से दिखने लगा और बहुत ही ज़्यादा भयानक रूप से। उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद सा था और वो मेरे पापा नहीं बल्कि कोई 20 या 25 साल का लड़का लग रहा था। मेरी जो हालत थी वो सही में मैं आपको शब्दों में बता नहीं सकता। मैंने कुछ नहीं किया, बस अपनी पूरी जान लगा दी और रजाई को अपने ऊपर ढक के चुपचाप लेट गया। मन में हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो भी मैं भूल गया। ये सब होने में मेरे ख्याल से 3 या 4 मिनट ही लगे होंगे और इतने ही समय में मेरे दिल में इतना बड़ा डर बैठ गया था कि अगले आधे घंटे तक मैं वहां से बिल्कुल भी नहीं हिला और बिल्कुल सीधा ही लेटा रहा। मन में मैं सिर्फ प्रार्थना कर रहा था कि मुझे कुछ भी ना हो। दिसंबर की सर्दी होने के बावजूद भी मेरा बदन बिल्कुल पसीने में तर हो गया था। तकरीबन 40 मिनट बीत गए, तब भी मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा था और फिर जाकर बड़ी मुश्किल से मैंने थोड़ी सी रज़ाई हटाई तो देखा कि अब मेरे पास कोई भी नहीं था। और फिर मैंने धीरे से पापा को आवाज़ दी। 3 बार आवाज़ देने के बाद पापा की आंख खुली और उन्होंने कहा कि क्या हुआ। मैंने उन्हें घटना नहीं बताई, बस उनसे कहा कि मुझे आपके पास सोना है। पापा ने धीरे से आवाज़ दी, हाँ ठीक है, आ जाओ यहाँ पे। और फिर जो मैंने देखा, एक बार फिर से मेरे होश उड़ गए। मेरे पापा के बेड के जस्ट साइड में ही वो अपने कपड़े टांगते हैं। मैंने देखा कि उन्हीं कपड़ों के पास में ही एक काला सा साया वहीं पे खड़ा हुआ था। पापा का मुंह मेरी तरफ था और मम्मी भी गहरी नींद में सोई हुई थी। सच में पता नहीं कैसे मैं कुछ नहीं बोला और चुपचाप अपने बेड पर रजाई मुंह पे डाल के बस सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। अगले दिन भी मैंने ये घटना किसी को भी नहीं बताई, लेकिन सुबह सुबह जब मैं उठा तो मेरी मम्मी ने देखा कि मुझे बुखार हुआ पड़ा था। तकरीबन अगले 2 दिन तक मुझे बुखार ही रहा और उसके बाद मैं नॉर्मल हो गया। लेकिन ये एक ऐसी घटना है जो कि मैं शायद ही मरने तक भूलूं। वो लड़का कौन था, क्या था और वहां पे क्या कर रहा था, ये मुझे कुछ भी नहीं पता। तो दोस्तों, ये तो थी हमारी आज की पहली घटना। अब बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की ओर। और ये कहानी हमें भेजी है दिल्ली से प्रज्ञा जोशी जी ने। आइए अब कहानी को उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं। ये जो घटना मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये मैंने अपनी आंखों से ही देखी है। उस समय मेरी उम्र तकरीबन 17 साल की रही होगी। ये घटना मेरी एक चाची के साथ घटी थी। ये बात 2014 की है। मेरी चाची भगवान में बहुत ज्यादा आस्था रखती हैं और वो बहुत ही पूजा पाठ करने वाली लेडी हैं। वो हमेशा से ही मंदिरों में डेली पूजा करने के लिए जाया करती थी। बात तब की है जब वो अपनी शादी के बाद तकरीबन 6 महीने की प्रेग्नेंट थी। उस टाइम पे वो मंदिर अकेले नहीं जा सकती थी, इसीलिए उन्हें अपने पति का इंतजार करना होता था ताकि जब वो शाम को घर आए तो उसके बाद वो उनके साथ मंदिर जाया करती थी। तो एक बार हुआ कुछ ऐसा कि उनके पति को 4 दिनों के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा। 2 दिन तक तो वो घर में रह गईं, लेकिन तीसरे दिन उनके मन में बहुत ही ज्यादा मन करा कि वो एक बार मंदिर में चली जाएं। उस समय उनकी सासू माँ भी घर पे नहीं थी, इसीलिए उन्होंने सोचा कि वो क्यों ना धीरे धीरे से खुद ही मंदिर चली आएं और पूजा करके आ जाएं, क्योंकि 2 दिन से मंदिर ना जाने के कारण उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसीलिए उन्होंने पूजा का सारा सामान, फूल, नारियल वगैरह लिया और शाम के 6 बजे वो घर से मंदिर के लिए निकल गईं। तकरीबन 1 घंटे के बाद वो मंदिर से पूजा करके घर वापस आ गई। लेकिन जब वो घर आई तो घर में कदम रखते के साथ ही उनकी सासू माँ ने देखा कि उन्हें बहुत ही तेज बुखार हो गया है। उन्होंने फौरन उन्हें बेड पे लेटाया और उसके बाद डॉक्टर को फोन कर दिया।
और क्योंकि हमारा घर भी उनसे ज़्यादा दूर नहीं है तो उन्होंने मेरे पापा को भी फ़ोन कर दिया। उनके घर पर डॉक्टर आया और उन्होंने कहा कि उन्हें वायरल फीवर हो गया है और उन्होंने कुछ दवाइयाँ दी और वहाँ से चले गए। कुछ देर बाद उन दवाइयों का असर भी हुआ और वो ठीक भी हो गई। लेकिन उसके बाद एक बेहद ही अजीब सिलसिला स्टार्ट हो गया। हर रात 7 बजे के बाद उन्हें तेज बुखार हो जाता और वो बेड पर लेट जाती। 2 दिन बाद जब उनके पति घर पे आए और उन्हें इस सब के बारे में पता चला तो वो बेहद ही परेशान हो गए उनके और उनके होने वाले बच्चे के लिए। उन्होंने कई सारे डॉक्टर्स से बात करी लेकिन कोई भी डॉक्टर ठीक से इसका रीज़न नहीं बता पाया कि आखिर 7 बजे के बाद ही ऐसा क्या होता था कि डेली उन्हें बुखार चढ़ जाता था। लेकिन एक दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने सभी को चौंका के रख दिया। दरअसल एक दिन दोपहर के वक्त हमारी पूरी फैमिली उनके घर पे उनसे मिलने के लिए गई हुई थी। उनकी हालत देखकर मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था क्योंकि 5 या 6 दिनों के बाद ही उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हैं। उनसे कुछ देर बात करने के बाद मेरी मम्मी और उनकी मम्मी ने मिलकर खाना बनाया और उसके बाद हम सभी लोग लंच करने लगे। हम सभी लोग खाना खाने के लिए नीचे बैठे और मेरी मम्मी सबको खाना परोस रही थी। उन्होंने एक प्लेट मुझे पकड़ाई ताकि वो मैं बेड पर बैठी हमारी चाची को दे सकूं। लेकिन फिर जो हुआ उसे सोचकर मुझे आज भी डर लगता है। मैंने जैसे ही अपनी चाची को वो खाने की प्लेट दी, उन्होंने वो प्लेट सीधा साइड में फेंक दी और फिर किसी और ही इंसान की आवाज़ में बात करने लगी। मतलब उनकी आवाज़ बिल्कुल ही बदल गई थी अचानक से। और उससे भी ज़्यादा चौंका देने वाली बात ये थी जो कि उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ नॉनवेज खाने के लिए चाहिए और जैसा कि मैंने आपको बताया वो एक पूरी आस्था रखने वाली औरत थी। उन्होंने बचपन से लेकर अब तक कभी भी कुछ भी नॉनवेज नहीं खाया था, यहाँ तक कि वो अंडे भी नहीं खाती थी। और अचानक से ऐसे आवाज़ बदल जाना, ये सब तबीयत खराब होना और अब इस तरीके की मांग करना। अब तक घर के बड़े लोगों को ये बात समझ में आ गई थी कि ये कोई ऊपरी चक्कर ही है। लेकिन वो एक चीज़ जिससे मुझे सबसे ज़्यादा डर लगा वो थी उनकी वो गुस्से वाली भारी सी आवाज़। वो एक भारी सी मर्दाना आवाज़ लग रही थी। उनकी जो सासू माँ थी वो एक पंडित जी को जानती थी और उन पे आस्था रखती थी। इसीलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना उन्हें एक बार उनके पास लेके जाया जाए। लेकिन ये कोई आसान काम नहीं था, बल्कि ये उस वक्त एकदम नामुमकिन सा लग रहा था। उन्हें कोई भी दरअसल घर से बाहर ले जा ही नहीं पा रहा था। जो भी उनके पास जाता वो पता नहीं कैसे एकदम जोर से चिल्लाती और सबको दूर डरा के भगा देती। यहाँ तक कि 4 अच्छे खासे दिखने वाले आदमी उन्हें उठाकर घर से बाहर तक नहीं ले जा पाए। अब पता नहीं उनका वजन अचानक से कैसे बढ़ गया था। लेकिन वो जब घर से बाहर नहीं जा पाई तो उनकी सासू माँ ने पंडित जी को ही अपने घर पे बुला लिया। वो पंडित जी घर में आए और वो चाची को देखते के साथ ही समझ गए कि उनके ऊपर क्या चक्कर है। वो बिल्कुल शांति से उनके पास गए और उनके माथे पर अपना हाथ रख दिया। उस पूरे टाइम मैं वहीं पर खड़ी थी और ये सब अपनी आंखों से ही देख रही थी। जैसे ही उन्होंने अपना हाथ उनके माथे पर रखा, वो पता नहीं किसी और ही भाषा में कुछ बड़बड़ाने लगी। कुछ देर तक ऐसे ही बड़बड़ाने के बाद वो शांत हो गई और उसके बाद पंडित जी ने कहा, तुम कौन हो और तुम क्यों इन्हें परेशान कर रही हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने देखा। लेकिन उसके बाद उन्होंने उसी भारी सी आवाज में जवाब दिया, कई साल पहले मैं भी प्रेग्नेंट थी और डेली शाम को मंदिर में पूजा करने जाया करती थी। लेकिन एक शाम एक ट्रक ने मुझे रोड पर टक्कर मार दी। मैं सड़क पर लेटकर कराहती रही, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं करी। मैं और मेरा होने वाला बच्चा वहीं सड़क पर मर गए। अब मैं इसका भी बच्चा नहीं होने दूंगी और उसके बच्चे को इसी हफ्ते लेके चली जाऊंगी। और सच में जब उन्होंने ये कहा तब मुझे जो डर लग रहा था वो मैं आपको नहीं बता सकती। हम सभी के माथे पर टेंशन साफ दिख रही थी, लेकिन वो जो पंडित थे उनके माथे पर अब भी ज़्यादा परेशानी नहीं थी। वो काफ़ी शांत थे। उन्होंने उससे कहा,
तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ, लेकिन अगर तुमने इसके बच्चे को कुछ किया तो तुम्हें कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। उसके बाद उन्होंने कुछ मंत्र पढ़ने स्टार्ट कर दिए और उनसे मेरी चाची को छोड़ के चले जाने को कहा। उन्होंने फिर अपना हाथ उनके माथे पर लगाया और फिर से कुछ मंत्र पढ़े और उसके बाद उन्होंने उनके कान में कुछ धीरे से कहा। ऐसा लग रहा था कि मेरी चाची को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि वो बेहद ही ज़्यादा अजीब तरीके से चिल्ला रही थी। करीब 2 मिनट बाद वो अचानक से बेड पर सीधी होकर लेट गईं और उसके बाद हम सभी लोगों ने जो महसूस किया वो बहुत अजीब था। हम सभी को ऐसा लगा कि हवा का एक झोंका सा हमारे कमरे में आया और उसके बाद बाहर चला गया। उस हवा के बाहर जाते के साथ ही पंडित जी ने कहा कि अब इन्हें कुछ भी नहीं होगा, अब ये ठीक हैं। मेरे चाचा ने पंडित जी को पैसे देने के लिए भी पूछा, लेकिन उन्होंने पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरी बस एक इच्छा है कि आप अपने होने वाले बच्चे का नाम राहुल रखो। और सभी लोग मान गए और ये भगवान की ही कृपा है कि तकरीबन 3 महीने बाद उन्हें एक प्यारा सा हेल्थी लड़का हुआ और उसका नाम हम सब ने राहुल ही रखा। हमने बाद में उन पंडित जी से भी राहुल को आशीर्वाद दिलवाया। इस घटना को बीते हुए तकरीबन 6 साल हो चुके हैं, लेकिन मुझे आज भी ऐसा ही लगता है कि ये जस्ट कल की ही बात हो। और सच कहूँ तो मैं ये घटना कभी भी नहीं भूल सकती। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं आज की आखिरी कहानी की ओर। और ये कहानी हमें भेजी है फरहाना ने। आइए अब उनकी घटना जानते हैं। मेरा नाम फरहाना है, मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। हिमाचल प्रदेश में किस जगह से ये तो मैं आपको नहीं बता सकती। ये घटना मेरे साथ तब घटी थी जब मैं 15 साल की थी। दरअसल मेरे दादा दादी जी एक पहाड़ी एरिया में रहते हैं और हम हमेशा से ही छुट्टियों में उन्हीं के घर जाते थे और वहाँ पे आराम से खेला करते थे। उनके घर पे जाना मुझे बेहद ही ज़्यादा अच्छा लगता था। वो पहाड़, वहाँ का मौसम, मुझे सब बेहद ही ज़्यादा पसंद था। मेरे दादाजी का घर तकरीबन 3 मंजिल का था, जिसमें एक छोटा सा बगीचा भी था। घर के दोनों ही साइड में चट्टानें थीं। वहाँ का पूरा एरिया ही कुछ ऐसा था कि हर घर को छोड़ने के बाद वहाँ पे आसपास चट्टानें ही चट्टानें थीं। मेरे दादा हमेशा ही अपनी छड़ी और हाथ में अपनी सीटें लिए उस जगह पे घूमा करते थे। उनके साथ मैं भी उस जगह पे बहुत बार घूमती थी। और जब उस जगह पे कभी बारिश होती थी तो पूछिए ही मत, वहाँ का माहौल कितना ज़्यादा अच्छा हो जाता था। दरअसल एक बार जब हम उनके यहाँ से छुट्टी बिताकर वापस घर आए, उसके बाद अगले 2 साल तक हम उस जगह पर वापस नहीं गए कुछ कारणों से। लेकिन 2 साल बाद अचानक से मेरी दादी जी का फ़ोन आया एक दुखद खबर के साथ। दरअसल मेरे दादाजी की मौत हो चुकी थी। दादी ने बताया कि वो पास ही की एक चट्टान से नीचे गिर गए, इसकी वजह से उनके सर पर काफ़ी गहरी चोट आई और वो वहीं पर मारे गए। हम उसी वक्त उनके पास जाने के लिए निकल गए। वहाँ पर उसी दिन पहुँच गए और उनका क्रियाक्रम कर दिया गया। पूरा दिन कब बीता पता ही नहीं चला और शाम हो गई। शाम को अच्छा खासा अंधेरा हो गया था, इसीलिए हमने सोचा कि रात में वहीं रुकते हैं। दादाजी के जाने के दुख के बाद हम सभी लोग काफ़ी परेशान थे। मैं दूसरी मंजिल के एक कमरे में सोई हुई थी, जिसके बाहर की साइड 2 खिड़कियां लगी हुई थी। वहां पर बाथरूम के पास एक छोटी सी बालकनी भी थी, तो मैं वहां पर आराम से सो ही रही थी। आधी रात के बाद मेरी अचानक से किसी सीटी जैसी आवाज़ सुनकर आँख खुल गई। मैं उठी और अपने आसपास देखने लगी। एक बार फिर से मुझे सीटी की आवाज़ सुनाई दी। अगर आप में से कोई पहाड़ों में कभी रहा है तो आपको ये पता होगा कि पहाड़ों में कई बार हवा कुछ इस तरीके से चलती है कि उसकी आवाज़ हमें सीटी की तरह सुनाई पड़ती है। मैंने भी यही सोचा और मैंने देखा कि खिड़की ठीक से बंद नहीं है, इसीलिए मैंने खिड़की को ठीक से बंद कर दिया।
और उसके बाद बाथरूम यूज़ करके अपने बेड पर वापस आ गई। लेकिन मुश्किल से मुझे 1 मिनट ही वापस बेड पे लेटे हुए हुआ होगा कि एक बार फिर से मुझे सीटी की आवाज़ आई। अब मैं थोड़ा हैरान हो गई क्योंकि खिड़की मैंने ठीक से बंद कर दी थी, इसीलिए हवा अंदर आने का सवाल ही नहीं था। मैंने फिर से लाइट जलाई और ये देखकर मुझे थोड़ा डर लगा कि जो खिड़की अभी अभी मैं बंद करके गई थी वो एक बार फिर से खुल गई थी। जो खिड़की मैं जस्ट अभी बंद करके गई थी वो एक बार फिर से खुल चुकी थी। उसके बाद कुछ देर तक वो सीटी की आवाज़ बंद हो गई और उसके बाद जो आवाज़ आई उसे सुनकर मेरे डर का ठिकाना ही नहीं रहा। मैं दादाजी के साथ अक्सर घूमती थी और इसलिए मुझे उनके छड़ी की टक टक की आवाज़ याद थी और एक बार फिर से मुझे आधी रात में उनकी वो छड़ी की आवाज़ सुनाई दी। मुझे बहुत ज़ोर से घुटन होने लगी। आप समझ ही गए होंगे कि मेरी हालत उस समय क्या रही होगी। उसके बाद एक बार फिर से आवाज़ बहुत ही चेंज हुई और 2 बार ठक ठक की और उसके बाद एक बार सीटी की आवाज़ आई। मैं सच में बहुत ही ज़्यादा डर गई और मैं ज़ोर से चिल्लाई, मम्मा ऊपर आओ। मम्मी शायद उस समय जाग ही रही थी और वो दौड़कर ऊपर आई और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हो गया। मैं उन्हें कुछ भी नहीं बता पाई, बस मेरी आंखों से आंसू गिरे जा रहे थे और मैं उनके आते ही उनसे लिपटकर रोने लगी। उन्होंने देखा तो मेरा बदन बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। बड़ी मुश्किल से उन्होंने मुझे बेड पे लिटाया और मेरे पास ही वो रात भर सोई। अगले दिन मैंने सुबह से लेकर रात तक कुछ भी नहीं खाया और एकदम चुपचाप गुमसुम होकर बैठी रही। दादी जी को जब मैंने सब बताया तो उन्होंने मेरी नज़र उतारी। दरअसल उन्होंने थोड़ा सा कपूर लिया और उसे एक छोटे दिए में जला के रख दिया और उसके बाद उस दिए को मेरे चारों तरफ गोल गोल घुमाया। उसके बाद उस जले हुए कपूर को थोड़ा सा मेरे माथे, कान के पीछे और पैर पे लगाया और उस पूरे टाइम वो कुछ बड़बड़ा भी नहीं थी। जब वो पूरा जल गया तो उन्होंने बाकी का बचा हुआ घर के बाहर जाकर फेंक दिया। और आप यकीन नहीं करोगे, मेरी तबीयत मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने ये किया उसके बाद मुझे अचानक से ठीक फील होने लगा और कुछ देर बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई। मैं बस खड़ी हुई और जाकर दादी जी के गले लग गई। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी थी कि मैं एक बार फिर से नॉर्मल सी हो गई थी। इसीलिए मुझे लगता है कई बार कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो कि हमारी समझ के बिल्कुल बाहर होती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें अब तक साइंस भी समझा नहीं पाया, लेकिन जब तक हमारे पास हमारे चाहने वाले हैं तब तक हमारा कोई नुकसान नहीं हो सकता। मुझे नहीं पता कि उस रात वो मेरे दादाजी ही थे या फिर कुछ और, लेकिन उस रात के बाद जो मेरी हालत हुई थी वो दादी जी के नज़र उतारने के बाद ही ठीक हुई। इस घटना के बाद मैंने कभी भी ऐसा कुछ भी महसूस नहीं किया। इस घटना के 2 साल बाद मेरी दादी जी की भी बीमारी के कारण मौत हो गई। मुझे आज भी वो बहुत ज़्यादा याद आती हैं, लेकिन ये घटना भी मैं जब भी सोचती हूँ तो मेरे पसीने छूट जाते हैं।